अखबार में छपी एक खबर पर नज़र ठहर गई कि शहर के जाने माने उद्योगपति महेंद्र ठाकुर के सुपुत्र जय ठाकुर की संदेहजनक परिस्थितियों में मृत्यु, हत्यारे का सुराग नहीं। हे ईश्वर! निहारिका को यह दुख भी सहना था। अचानक ही उस सांस निकल गई थी। अजीत भैया की बेटी निहारिका सबसे अलग निकली थी। संयुक्त परिवार के छोटे से कमरे में ना जाने कहाँ से उजाले की किरण पकड़ निहारिका ने सबको अचंभित कर दिया था। इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरे राज्य में चौथे पोजीशन लाना कितनों को मुमकिन होगा। पूरे शहर में निहारिका पहले नंबर पर थी। न्यूज़पेपर वाले जब निहारिका की फ़ोटो मांगने आए तब अजीत भैया को बेटी की योग्यता का पता चला था। माफ़ कीजिए, हमारे यहाँ बहू बेटियों की तस्वीर अखबार में छपवाने का चलन नहीं है। अजीत भैया ने निहारिका की तस्वीर देने से साफ मना कर दिया था। पर आप ये क्यों नहीं सोचते यह तस्वीर औरों के लिए प्रेरणा बन सकती है? एक संवाददाता तो जैसे अड़ गया था। हमें अपने घर की इज्जत देखनी है, दूसरों का ठेका हम नहीं ले सकते। दृढ़ स्वर में अपनी बात कह अजीत भैया ने उन्हें निरुत्तर कर दिया था। बहनों के प्रति अतिशय उदार अजीत भैया ने अपनी बेटी को कठोर अनुशासन में रखा था। दादाजी का कपड़ों का व्यापार खूब फैला था। नीचे दीवान पर गांव तकिया लगाए दादाजी हिसाब किताब पर कड़ी नज़र रखते थे। 3 बेटे और 2 बेटियों के पिता के रूप में दादाजी पर ईश्वर की असीम कृपा थी। अजीत भैया का उदार स्वभाव दादाजी के एकदम प्रतिकूल था। उनसे छोटे सुमित भैया की कंजूस प्रवृत्ति दादाजी के स्वभाव से खूब मिलती थी। छोटे भाई सुधीर सब बहनों से छोटे होने के कारण दादाजी के विशेष दुलारे थे। दादाजी के सामने ही अजीत भैया ने गृहस्थी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। घर परिवार को अजीत भैया के हाथ सौंप निश्चिंत दादाजी ने हमेशा के लिए परलोक सिधार गए। दादाजी का जाना इतना अचानक हुआ कि सब हैरान रह गए थे, पर अजीत भैया के स्नेह ने किसी को एक पल भी यह महसूस न होने दिया कि दादाजी की छत्र छाया उनके सिर पर नहीं है। अजीत भैया, रेखा दीदी के ससुराल से शादी का न्योता आया है, सामान भेजने को 10,000 चाहिए। सुमित भैया निसंकोच अजीत भैया से पैसा मांग ये सारा श्रेय स्वयं ले लिया करते थे। अजीत भैया ने भले ही स्वयं अपने ऊपर अधिक खर्च न लिया हो, परिवार वालों के लिए उनका हाथ हमेशा खुला रहता था। विवाहिता बहनें जब भी घर आती अजीत भैया से पिता जैसा प्यार पाती। परिवार के सदस्यों को महीने का खर्चा देने के बावजूद घर के किसी भी काम के लिए अजीत भैया ही पैसों के लिए जिम्मेदार रहते थे। उस घर में सरस्वती की अपेक्षा लक्ष्मी का अधिक महत्व था। ऐसे घर में जहाँ छोटी बड़ी बुआएं हाई स्कूल पास करते न करते शादी कर घर बसा बैठी थी। निहारिका ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। अजीत भैया उसकी उच्च शिक्षा के विरोधी थे, पर निहारिका के सपने को उसकी माँ सुजाता ने सहारा दिया था। मेरठ के सुसंस्कृत परिवार की बेटी सुजाता भाभी ने अजीत भैया से शायद ही कभी कुछ मांगा हो, पर निहारिका के लिए उन्होंने बहुत विनती की थी। निहारिका को हम खूब पढ़ाएंगे, उसकी दिलचस्पी पढ़ाई की ओर है। बेकार की बात है लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा। पर वह तो डॉक्टर बनना चाहती है। पागल हो गई हो? डॉक्टर बनाकर उसे ज़िंदगी भर कुंवारी रखना है? हमारी बिरादरी में कहाँ मिलेगा उसके लिए वर। पर अब तो ज़माना बदल गया है। अच्छे लड़के भी पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाना चाहते हैं। डॉक्टर तो नहीं, अजीत भैया का सीधा जवाब था। हमारे घर के लड़के तो डॉक्टर इंजीनियर लड़कियां ही ढूंढते रहे। तुम्हारा घर तो विदेश जा बसने लायक है। यहाँ रहेंगे और विदेशी ढंग अपनाएंगे, तभी तो हमारी अम्मा तुम्हारे घर वालों को मलेच्छ। अम्मा जी की बात छोड़िए, आप क्या कहते हैं? जिस समझदारी और सोच विचार से मैं रहती हूँ, घर में कोई और बहू वैसे रह सकती है? सुजाता भाभी तीखी पड़ गई थी। सच ही है, सुजाता भाभी ने अपना बड़प्पन हर जगह रखा था। सास की छुआछूत का निःशब्द पालन करती बड़ी भाभी को देख उनके मायके वाले आश्चर्य में पड़ जाते। निहारिका को इंटरमीडिएट में दिलाते समय अजीत भैया ने सुजाता भाभी को चेतावनी दे डाली थी।
इंटरमीडिएट के बाद निहारिका की शादी करनी है। आगे पढ़ाना या ना पढ़ाना उसके ससुराल वालों की मर्जी पर होगा। भाभी चुप रह गई थी। निहारिका ने सुजाता भाभी की शालीनता और अजित भैया की सुंदरता पाई थी। उजली धूप सा सुनहरा रंग और तीखे नैन नक्श के कारण सभी लड़कियों में अलग चमकती थी निहारिका। कॉलेज के एग्ज़ाम में सब विषयों में डिस्टिंक्शन ला निहारिका ने प्रिंसिपल और अपनी सभी सहेलियों को चकित कर दिया था। ना जाने कहाँ का दिमाग पाया है निहारिका ने। यह तो चलती फिरती कंप्यूटर है। प्रिंसिपल आश्चर्य करती। एक बार सुन ले तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता। भाई गजब की मेमोरी है निहारिका की। इसकी सहेलियां उसे छेड़ती, ए निहारिका, अपनी खोपड़ी से थोड़ी सी अकल हमें भी दे दो ना। अकल का इतना बड़ा भार लिए घूमती थक ना जाएगी। शांत सौम्य निहारिका मुस्कुराकर शांत रह जाती। अभिमान कभी उसके सिर पर चढ़ने की हिम्मत न कर सका। उस दिन अपने कमरे से निकल बाल सुखाने निहारिका छत पर पहुंच गई थी। अचानक एक छोटा सा पत्थर उसके पांव के पास आ गिरा था। चौंक कर नजर उठाते ही दूसरे घर की छत पर खड़ा राघव दिखाई दिया था। निहारिका से नजर मिलते ही राघव ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया था। पिछले 2 सालों से सामने वाले घर में राघव का परिवार आ बसा था। राघव के घर में धन संपत्ति के स्थान पर सरस्वती और बुद्धि का अधिक महत्व था। बीएससी के एग्ज़ाम में सर्वोच्च अंक ले वह एमएससी फाइनल का तेज छात्र था। सुजाता भाभी का उस घर में अक्सर आना जाना होता था। राघव की माँ वहीं एक स्कूल में टीचर थी और पापा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते थे। राघव के लिए उसके माता पिता ने ढेर सारे सपने देख रखे थे। सुजाता भाभी को वह घर अपने मेरठ वाले घर की याद दिला जाता था। ससुराल की चारदीवारी के बाहर जैसे खुली हवा में सांस लेने को वह उस घर में जाती रहती थी। निहारिका, अगर तुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन न मिला तो क्या करेगी? सुजाता भाभी ने चिंतित स्वर में पूछा था। एमएससी करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाग लूँगी। आपकी तरह घर की चारदीवारी में बंद होकर नहीं बैठूंगी माँ। पर वह तो एक बेटी की किस्मत है निहारिका। मैं अपनी किस्मत स्वयं निर्धारित करूंगी माँ। माँ बेटी की बातें सुनती राघव की माँ नीता हंस पड़ी थी। इसीलिए राघव कहता है निहारिका में कुछ कर गुजरने की ललक है। वह जो चाहेगी पालेगी। राघव निहारिका को कैसे जानता है? सुजाता भाभी चौंक गई। राघव की कज़न सुनैना निहारिका के साथ ही पढ़ती है ना। शायद कभी उसने निहारिका को कॉलेज डिबेट में भी सुना था। ओ, भाभी आश्वस्त हो उठी थी। उस दिन से निहारिका राघव को पहचानने लगी थी। कभी कॉलेज आते जाते दोनों का कुछ दूर तक साथ हो जाया करता था। एक दिन आगे बढ़कर राघव ने निहारिका से दोस्ती करनी चाही थी। आपका पड़ोसी राघव, मेरी माँ आपकी अच्छी प्रशंसिका है। थैंक्स कहती निहारिका ने मुंह उठाकर राघव को देखा तक नहीं। सुना है आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हैं? जी। मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहेंगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अजनबियों से दोस्ती बढ़ाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतने पास रहते भी हम अजनबी हैं? जी हाँ, और पास आने की आपकी एक कोशिश भी बेकार है। निहारिका तेजी से आगे बढ़ गई थी। आज अचानक पाँव के पास आ गिरी कंकड़ ने निहारिका की धमनियों का खून तेज कर दिया था। छत से भागकर वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। क्या बात है निहारिका, ऐसी भागती कहाँ से आ रही है? सुजाता भाभी चौंक गई। जल्दी कुछ खाने को दो माँ, बहुत भूख लगी है। वाह रे लड़की, वाह रे तेरी भूख, अम्मा जी भुनभुना उठी थी। निहारिका ने मेडिकल एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी में अपने को भुला दिया था। किताबों में सिर गड़ाए निहारिका को देख अम्मा जी चिढ़ उठती। बहुत पढ़ा लिया बेटी को, अब उसे कुछ घर का काम काज सिखाओ बहू, खाली पढ़ाई से पेट नहीं भरता। अम्मा जी, वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसके लिए तो कड़ी मेहनत करनी ही होगी। डॉक्टर बनकर मुर्दे ही तो चिरेगी। भाग्यवान है तुम्हारी बेटी। पिछले साल से ही महेंद्र ठाकुर की पत्नी अपने बेटे जय ठाकुर के लिए निहारिका का हाथ मांग रही है।
उस घर में निहारिका का रिश्ता ठीक नहीं रहेगा अम्मा जी। क्या कह रही हो बहू? हमारे पूरे खानदान में वैसा दूसरा घर खोजे ना मिलेगा। धन संपत्ति की इतनी है कि 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती हैं। सोने से ढक जाएगी हमारी निहारिका। पर अम्मा जी, निहारिका की दिलचस्पी दूसरी है। कहने तो दूर, वह तो रंगीन कपड़े तक नहीं पहनना चाहती। उसे तो बस पुस्तकें चाहिए। ज़्यादा उम्र हो जाने पर अच्छा लड़का मिलने से रहा। बाद में मुझे दोष मत देना। हम खानदान से बाहर कोई नया रिवाज तो शुरू नहीं कर सकते। तुम अपने मायके का चलन यहाँ ना चलाओ। तुम्हारा घर तो। अम्मा जी ने वाक्य अधूरा छोड़ मुंह बिचका बहुत कुछ कह दिया था। दादी, मुझे सोने के पिंजरे में बंद नहीं होना है। मैं मर जाऊंगी। तू शांति से एग्ज़ाम दे, मैं देख लूँगी। निहारिका बेटी के सिर पर प्यार भरा हाथ फेरती भाभी के चेहरे पर निश्चिंतता आ गई। बचपन में सुजाता भाभी ने भी बहुत आगे तक पढ़ने का सपना देखा था, पर अपने बाबूजी के आकस्मिक निधन ने उनके सपने को तोड़कर रख दिया था। माँ ने जल्दी जल्दी बेटियों की शादी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। आज उसी मायके में भाई खानदानी लोहे का बिजनेस छोड़ उच्च पदों पर आसीन है। पढ़ी लिखी सुसंस्कृत भाभियाँ भाइयों के साथ गर्व से बाहर घूमती हैं। निहारिका को डॉक्टर बनाना मानो सुजाता भाभी के अपने अधूरे रह गए सपने की पूर्ति थी। अजीत भैया की नाराज़गी सहती भाभी की बार बार की मनुहार पर अजीत भैया पसीज गए थे, पर शर्त लगा दी थी कि निहारिका को दूसरे शहर नहीं भेजा जाएगा। उसे वहीं स्थानीय मेडिकल में एडमिशन मिल जाए तो ठीक, वरना उसे किस्मत पर भरोसा कर शांत बैठना होगा। निहारिका की ईश्वर ने सुन ली। स्थानीय मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया था। निहारिका को तो मानो पंख मिल गया हो। सादे से सलवार कुर्ते के साथ गुलाबी ओढ़नी में जब वह कॉलेज पहुंची तो उसकी अनुपम सुंदरता को निहारती कई जोड़ी आंखों के बीच निहारिका संकोच में हो उठी थी। 14वीं का चांद है यार, सुंदरता की मालकिन। हम पर भी नज़र पड़ जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। अपने में सिमटी निहारिका की क्लास में पहुंचते ही हल्की फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। सीनियर बैच के लड़के जूनियर बैच के लड़कों पर ईर्ष्या कर उठे थे। काश वह उनके साथ होती। कुछ ही दिनों में निहारिका की धूम मच गई थी। अद्भुत सौंदर्य के साथ बुद्धि की प्रखरता सोने में सुहागा थी। मेडिकल कॉलेज के पीछे राघव का फिजिक्स डिपार्टमेंट था। निहारिका के बाहर आने पर राघव अक्सर बाहर खड़ा उसका ही इंतज़ार करता था। घर के लिए निहारिका और उसकी एक ही बस होती थी। बस स्टैंड से घर तक जाती निहारिका से राघव जबरन बातें करता जाता था। जानती हैं, आपके कॉलेज के लड़कों ने आपको क्या खिताब दिया है? राघव पूछता। मुझे जानने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। वाह, जानना तो जरूरी चाहिए। क्यों? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। आपको वे सफ़ेद हंसिनी कहते हैं। मुझे वह काला कौवा कहे या हंसिनी, जो हूँ वही रहूँगी। समझे मिस्टर? सच तो ये है कि जो आप हैं उसके लिए इस संसार में कोई उपमान ही नहीं बना है। आप तो अनुपमा है। थैंक यू। एक बात और, रास्ता चलते लोगों से बातचीत करना मेरा स्वभाव नहीं, पर मेरी थिंकिंग दूसरी है। कभी कभी साथ चलते राही जीवन भर के लिए हमराही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा अच्छा साथी ही खोजो। ठीक है ना? ईश्वर के लिए मुझे परेशान ना करे। दुनिया बहुत बड़ी है। कोई दूसरा साथी खोज ले मिस्टर राघव, मुझे बख्श दे। पर इतनी बड़ी दुनिया में मनपसंद साथी तो बस एक ही होता है, और मेरी पसंद आप हैं। बात आपकी पसंद भर से ही तो पूरी नहीं हो जाती। मुझे आप बेहद नापसंद है, समझे? अब एक तरफा पसंद से क्या फ़ायदा? मुझे कोई नापसंद करे ऐसा कुछ तो मुझ में नहीं है निहारिका जी। इस साल आईएएस क्वालिफाई कर जाऊं तो शायद सबसे अधिक वांछित पात्र बन जाऊंगा। जिसे आईएएस की आकांक्षा हो उसे ढूंढिए। मुझे तो ऐसे अधिकारी सरकारी नौकर लगते हैं। सच? तुम्हें ये प्रोफेशन पसंद नहीं है निहारिका? कितनी बार कहना पड़ेगा, आपके प्रोफेशन से मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। निहारिका झुंझला उठी। मुझे तो
तुम्हारी पसंद नापसंद से ही नौकरी करनी है निहारिका। प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस। गुस्से से स्वर में राघव को झिड़कती निहारिका ने तेजी से पांव बढ़ाए थे कि अचानक सड़क पर बने एक गड्ढे में उसका एक पैर जा पड़ा। बरसात में सड़क के किनारे बेरहमी से गड्ढे बना दिए थे। दर्द से निहारिका कराह उठी थी। शायद पाँव मोच खा गया था। दर्द से उसकी आंखें छलछला उठी। सीधे खड़े हो पाना मुश्किल लग रहा था। पाँव बढ़ाना तो बहुत मुश्किल सा ही था। साथ चलते राघव ने झुककर निहारिका के पाँव पर अचानक ही हाथ धर चोट देखनी चाहिए थी। बहुत चोट लग गई है निहारिका, चल तो सकोगी? राघव के स्वर में बहुत अपनापन और स्नेह था। छोड़िए, मैं ठीक हूँ। निहारिका झुंझला उठी। दोनों के चेहरे झुके होने के कारण सामने से आ रहे अजीत भैया को कोई ना देख सका था। ये क्या तमाशा है? शर्म नहीं आती? कॉलेज जाने के नाम पर यहाँ ये क्या हो रहा है? अजीत भैया लगभग चिल्ला उठे। इनके पाँव में मोच आ गई है, मैंने हेल्प करनी चाहिए थी। आपका पड़ोसी हूँ मैं। अच्छा, तो अपना पड़ोसी धर्म यहाँ इस तरह निभाया जा रहा है? खबरदार, जो आगे कभी मेरी बेटी के पास भी फटके। चल निहारिका। सहमति निहारिका अजीत भैया के साथ लंगड़ाती कराहती चल दी थी। घर आते ही अजीत भैया चीख पड़े निहारिका पर। आज से इस लड़की का कॉलेज आना जाना बंद। खबरदार, जो बिना इजाज़त घर के बाहर पैर भी रखा। क्या बात है कि तेरे पैर में चोट कैसे लग गई निहारिका? भाभी परेशान हो गई। इश्क की पींगे भर रही थी तुम्हारी लाडली, गिरकर चोट तो लगनी ही थी। 1000 बार समझाया लड़की जात को ज़्यादा सिर न चढ़ाओ, पर तुम्हारे सिर पर तो मायके वालों का भूत चढ़ा रहता है। रोती सिसकती निहारिका ने माँ को सारी बात बताई। सुजाता भाभी ने अजीत भैया को लाख समझाना चाहा था, पर उनका फैसला अडिग रहा। नीता के आ जाने से मानो आग में घी पड़ गया। कैसी है निहारिका बेटी? मुझे अभी अभी राघव ने बताया तेरे पैर में चोट आ गई है। देखिए बहन जी, हम पुराने सोच विचारों के लोग हैं। आपके राघव से मेरी बेटी की बातचीत हमें पसंद नहीं। वह नहीं माना तो अंजाम बुरा होगा। अच्छी तरह ये बात समझा दीजिएगा। ये क्या कह रहे हैं अजीत भाई साहब? मेरा राघव कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। पड़ोसी के दुख तकलीफ में मदद करना सबका धर्म है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। राघव की माँ नीता का चेहरा गुस्से से तमतमा आया था। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मेरी आंखों ने जो देखा वह झूठ नहीं है। आपके घर से हम रिश्ता नहीं जोड़ सकते। जानती हैं, मेरी ये इकलौती बेटी है। इसकी शादी में लाखों लुटा सकता हूँ। मेरे भी कोई 2-4 बेटे नहीं हैं, ना ही आपके घर से रिश्ता जोड़ाने में हमारी कोई दिलचस्पी है। ईश्वर करे निहारिका राजा के ही घर जाए, पर रजवाड़ों की स्थिति से शायद आप परिचित नहीं हैं। मुझे क्या करना है क्या नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो अब माफ़ करें। अजीत भैया ने हाथ जोड़ दिए थे। सुजाता भाभी का चेहरा शर्म से काला पड़ गया था। अपने घर आए किसी मेहमान का वैसा अपमान उन्हें बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। मुझे माफ़ करना नीता बहन, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। निहारिका को अपना आशीर्वाद ही देना बहन। सुजाता भाभी की आंखें भर आई थी। निहारिका को भाभी फिर कॉलेज भेज पाने में सफल ना हो सकी थी। अजीत भैया ने भाभी और निहारिका के हर मनुहार ठुकरा दी थी। निहारिका के आंसू नहीं थमते थे। क्या किया है मैंने? क्यों मुझे सज़ा दी जा रही है? मुझे जाने दो माँ। राघव ने पत्र के माध्यम से कहलाया था, तुम्हारा गुनहगार हूँ मैं। किसी तरह मेरे पास आ जाओ, सारे सपने सच कर दूंगा। वे लाइनें पढ़ निहारिका मौन रह गई थी। उस रूढ़िवादी परिवार में घर छोड़कर चले जाना क्या उसके लिए आसान था? अम्मा जी ने उत्साहपूर्वक निहारिका के लिए लड़के की खोज शुरू कर दी थी। महेंद्र ठाकुर की पत्नी महिमा को मुँह मांगी मुराद मिल गई। बेटे जय का देर रात तक घर न आना उन्हें चिंता में घुल दिया करता था। घर पहुँचे जय की सांसों में ही नहीं, शरीर में भी शराब की दुर्गंध आती थी। लाडले बेटे की हर मांग पूरी करती महिमा ने उस पर अंकुश कब लगाया था। सुंदर पत्नी पा उसकी सभी बुरी आदतें छूट जाएगी, यही सोच उन्होंने निहारिका के लिए शादी का प्रस्ताव भिजवाया था।
अजीत भैया ने ज़्यादा कुछ भी खोजबीन करने की कोशिश नहीं की थी। जय अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा लड़का था और चाहिए भी क्या। बाप दादा इतना कमाकर बना गए हैं कि निहारिका राज करेगी, किसी बात की कमी ना होगी उसे। निहारिका का रो रो कर बुरा हाल था। मेरा दम घुट जाएगा माँ, मैं मर जाऊंगी वहाँ, मुझे बचाओ। बेटी के दुख से दुखी सुजाता भाभी ने कई बार अजीत के सामने हाथ जोड़े, अम्मा जी के सामने गिड़गिड़ाई, पर सब बेकार रहा। शादी के बाद भी तो तू पढ़ाई कर सकती है ना निहारिका, मैं जय को समझाऊंगी। इससे अधिक और कुछ कर पाना सुजाता भाभी की सामर्थ्य से बाहर था। बहनों और अम्मा जी के प्रति अतिशय उदार अजीत भैया अपनी बेटी के मामले में बेहद सख्त थे। शायद सुजाता भाभी का स्वाभिमानी स्वभाव उन्हें कभी नहीं भाया था। निहारिका की शादी में अजीत भैया ने जी खोल कर खर्च किया था। 5 दिन पहले ही रंगीन रोशनी की झालरें फव्वारे चल रहे थे। पास पड़ोस के लोगों को शादी के 3 दिन पहले से ही न्योता दिया गया था। वह दावतें लोगों को सालों याद रही थी। विदा होती निहारिका मानो मूर्ति बन गई थी। माँ ने सीने से चिपका आशीर्वाद दिया था, तब भी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं निकली थी। कार में बैठती निहारिका को अचानक नीता ने आकर चौंका दिया। तेरी शादी में हम आमंत्रित नहीं थे निहारिका बेटी, पर ईश्वर से तेरे सुख की कामना करती रहूंगी। मेरे राघव पर रुष्ट ना होना बेटी, वह अपने को किस तरह सजा दे रहा है मैं ही जानती हूँ। धीमे स्वर में निहारिका के कान में वह फुसफुसाई थी। नहीं, ऐसा मत कहिए आंटी। निहारिका का रुदन सबकी आंखों को भिगो गया। ससुराल में ऐश्वर्य की कमी न थी। हवेली में दौड़ते नौकर नौकरानियां हमेशा किसी विशेष कार्यक्रम का भ्रम पैदा करते थे। अपने कमरे में नौकरों की लाइनों को देख निहारिका खींच उठती। तुम लोग अपना काम करो, जब जरूरत होगी बुला लूंगी। हमें आपकी सेवा के लिए रखा गया है छोटी बहू रानी जी, मुझे अपनी सेवा कराने की आदत नहीं है, तुम लोग जा सकती हो। महिमा जी ने सुनकर मुंह बनाया। हमारे रहन सहन को वो कैसे समझ सकती है। मैं तो लड़की पर रिझ गई थी, वरना अपनी बराबरी के घर में ही रिश्ता जोड़ती। जय की आदतें निहारिका से छिपी ना रह सकी थी। शाम को उसकी यार दोस्तों की मंडली कहाँ अड्डा जमाती है वह भी जानने की जरूरत ना रही थी। कमरे में देर रात नशे में धुत पहुँचे जय की नज़र में शारीरिक संबंधों की तुष्टि ही पति पत्नी के रिश्ते की एकमात्र कड़ी थी। निहारिका का रोम रोम नफरत से सिहर उठता। कई बार जी चाहा उन बंधनों को तोड़ कहीं दूर भाग जाए। अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी न कर पाने के लिए निहारिका अजीत भैया को कभी माफ़ ना कर सकी। कई बार जैसे निहारिका ने कहना चाहा था, मैं अपना MBBS पूरा करना चाहती हूँ। क्या ज़रूरत है? 4 वर्ष बर्बाद करके डॉक्टर ही तो बनोगी। ज़रूरत होने पर 100 डॉक्टरों की लाइन लगा सकता हूँ। बात सिर्फ उतनी ही तो नहीं है, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ओह, तो अभी तुम्हारा सपना अधूरा है। लगता है कॉलेज के पुराने दोस्तों का मोह ही खींच रहा है। वे तो कब के डॉक्टर बन कॉलेज छोड़ गए होंगे। इसका मतलब तुम्हारा कोई खास दोस्त था। कौन था? नाम बताओ, जरा मैं भी तो उसके दर्शन कर लूं, जिसके साथ तुम्हारे सारे सपने पूर्ण हो जाते। क्रोधावेश से जय के नथुने फूल गए थे। क्यों फालतू की बात कर रहे हो? वैसा कोई दोस्त होता तो उससे शादी न कर लेती। निहारिका ने हल्के से मुस्कुराकर बात टालनी चाहिए थी। क्यों झूठ बोलती हो? तेरा वह पड़ोसी यार नहीं था? कान में क्या कह रही थी उसकी माँ? मैं तो उसी दिन सब समझ गया था। घर की इज्जत का ख्याल ना होता तो वापस भेज दिया होता। छी, ये क्या कह रहे हो? राघव मेरा, खबरदार, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। और देखो, इस घर में रहना है तो यहाँ की मान मर्यादा का ध्यान रखना होगा। आगे से मेडिकल कॉलेज जाने की बात तुम्हारे मुंह से भी न निकले, समझी? निहारिका को अवाक अपमानित खड़ा छोड़ जय तूफान की तरह बाहर चला गया था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था राघव? क्यों तुमने मेरी मदद करनी चाही थी उस दिन? हथेली में मुंह छिपा निहारिका सिसक उठी। माँ के घर बस एक दिन से ज़्यादा निहारिका का रुकना नहीं हो पाता था। अजीत भैया की ओर
निहारिका ने कभी नज़र उठाकर नहीं देखा। भाभी पूछ पूछ कर हार गई, पर निहारिका के मुंह से कुछ ना सुन पाई। पर बेटी के चेहरे पर छाए गहन उदासी ने माँ का दिल तार तार कर दिया था। शादी के बाद लड़कियां खिल जाती हैं, तू कैसी मुरझाई रहती है निहारिका? अपनी माँ को सच्ची बात नहीं बताएगी बेटी? कुछ फूल खिलने के पहले भी तो मुरझा जाते हैं माँ। पर तेरे साथ वैसा क्या हुआ है मेरी बच्ची? ठीक ठाक तो हूँ। तेरे पापा तेरे 2 शब्द सुनने को तरस गए हैं निहारिका। पापा मेरी बातें कब सुन पाए थे माँ? निहारिका की सवालिया नजरें माँ पर निबद्ध हो जाती। निहारिका की सेवा ने सासू माँ का दिल जीत लिया था। प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में एग्ज़ाम देने के लिए निहारिका ने सासू माँ की परमिशन पा ली थी। जय का अधिकांश समय बाहर ही बीतता था। निहारिका को मानो वह सुविधाजनक स्थिति थी। किताबों में सिर गड़ाए कभी कभी वह जय का घर पहुंचना भी ना जान पाती। नौकरों की मदद से कमरे में पहुंचते ही जय 2-4 अस्फुट वाक्य कह गहरी नींद में सो जाया करता। बीए की परीक्षा फल में निहारिका का नाम काफ़ी ऊपर था। निहारिका ने पति को इसकी खबर देना भी जरूरी नहीं समझा। समाजशास्त्र में एमएससी करने का दृढ़ निश्चय कर उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। पूरे दिन घर में मक्खियाँ ही तो मारती हूँ मम्मी जी, वहाँ कुछ समय आसानी से कट जाएगा। निहारिका के उदास चेहरे को देख सासू जी ने इनकार ना कर सकी थी, पर जय का डर उन्हें भी था। कहीं उसे पता लग गया तो बवाल मचाएगा बहू। उसकी चिंता ना करें मम्मी जी, उन्हें उस समय समझा लूँगी। वैसे भी दिन में कभी उनका घर आना कहाँ हो पाता है। जैसी तेरी मर्जी। मैंने तो सोचा था तेरे आने से बेटा घर के खूंटे से बंद कर रहेगा, पर तेरी ओर से भी तो कोशिश की कमी रही बहू। अनुत्तरित निहारिका का सूखा मुंह देख सासू जी ने आंचल से आंखें पोंछ डाले। वेश्याओं का पुनर्वास, संभावना एवं सुझाव विषय पर निहारिका को थीसिस लिखनी थी। विभाग अध्यक्ष रमाकांत सर ने स्वयं चुनकर यह विषय निहारिका को दिया था। तुम विवाहित हो, घर में गाड़ी की भी सुविधा है, इसलिए तुम्हें यह विषय दे रहा हूँ। तुम आसानी से उन तक पहुँच बातचीत कर सकोगी। अविवाहित लड़कियों को वहाँ जाने में असुविधा होगी, शायद उनके माता पिता भी अनुमति ना दें। पर मेरा वहाँ जाना क्या ठीक होगा सर? तुम वहाँ एक अच्छे काम के लिए जा रही हो। अगर कोई समाधान खोज सकी तो एक समाज उपयोगी कार्य का श्रेय पाओगी। तुम इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त हो निहारिका। रमाकांत सर के विश्वास ने निहारिका को आत्मविश्वास दिया था। हाथ में फाइल थामे पहले दिन उस मोहल्ले में प्रवेश होती निहारिका संकोच से भर उठी थी। कॉलेज से साथ आई मालती ने हिम्मत दिया था। जब काम का बीड़ा उठाया है तो डर काहे का, हम अच्छे काम से जा रहे हैं दीदी। मालती की एक परिचिता ने चंदाबाई के घर का पता बताते कहा था। बड़ी दबंग औरत है चंदाबाई, पूरे चकले पर उसी का राज है। उसे समझा पाना कठिन काम है, हाथ नहीं धरने देती किसी समाज सेविका को। चंदाबाई के घर की सीढ़ियाँ चढ़ती निहारिका को देख सीटियाँ बज उठी थी। लो भई, आ गई हमारे सुख चैन की दुश्मन। अब भलाई का काढ़ा पिलाएगी चंदाबाई को। अरे भली कही, क्या पता ये खुद भी उसी के रंग में रंग जाए। व्यंग पर लाल होते चेहरे के साथ निहारिका चंदाबाई के सामने जा खड़ी हुई थी। दरवाज़ा खोलती चंदाबाई निहारिका को देख जैसे भौचक हो उठी। सहज होते पूछा था, कहो क्या काम है? प्रौढ़ावस्था को पहुंच रही चंदाबाई में अब भी ठसका बाकी था। चंदा जी, आपकी बेटी सी हूँ, आपकी सहायता चाहिए। बेटी? एक पल को जैसे चंदाबाई कहीं खो सी गई। मेरी सहायता से लोग गिरते हैं, उठते नहीं, ये बात जानती हो? अच्छी तरह जानती हूँ। अंततः जीने के लिए जब कोई उपाय ना रहे तभी तो अपने यह धंधा अपनाया होगा चंदा जी। तुम यहाँ क्यों आई हो? आपको एक और रास्ता सुझाने, नई जिंदगी देने, जहाँ मान है सम्मान है। खोया मान सम्मान किसका वापस आया है बेटी? मैं दिलाऊंगी चंदा जी, मेरा विश्वास करो। निहारिका के उत्साही चेहरे पर एक नज़र डाल चंदाबाई ने उसे अंदर आने की राह दिखाई थी। निहारिका ने संभावनाओं का पिटारा खोल दिया। अगर हमारी
योजना सफल रही तो कुछ दिनों में ही हमारी सिलाई बुनाई केंद्र आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगर हमारी योजना सफल रही तो कुछ ही दिनों में हमारा सिलाई बुनाई केंद्र आत्मनिर्भर हो जाएगा। आप सोचो चंदा जी, बाप की कमाई कितने दिन साथ देगी? मेहनत की कमाई की बरकत ही और होती है। तू अकेली ये कर पाएगी? भले घर की बहू बेटी है, हमारा साथ तुझ पर भी कीचड़ उछालेगा बेटी। आप सबके साथ अकेली कैसी चंदा जी? ठीक है बेटी, आज से इस चंदा का जीवन तेरे नाम रहा। चंदाबाई के उस बदलाव पर चकले वाले चौंक गए। एक वृद्धा ने याद दिलाया, चंदाबाई की जो बेटी पिछले साल गुजर गई, उसकी और निहारिका की शक्ल में इतने समानता है कि शायद वह भी धोखा खा गई। चंदाबाई के सहयोग से लड़कियों को संगठित करना आसान हो गया था। निहारिका के साथ कुछ और समाज सेवी संस्थाओं की महिलाएं भी आ जुड़ी। सिलाई बुनाई केंद्र के लिए स्कूलों की यूनिफॉर्म के ऑर्डर भी निहारिका ले आई। चंदाबाई को केंद्र का सुपरवाइजर बनाया गया था। मोहल्ले में उस नए बदलाव की तीखी प्रतिक्रिया हो रही थी। एक वर्ग इसका कड़ा विरोध कर रहा था, पर चंदाबाई के दमंग स्वभाव के आगे विद्रोह के स्वर पनप ना सके थे। चंदाबाई ने स्पष्ट घोषणा की थी, हमारी योजना में जो स्वेच्छा से आना चाहे उनका स्वागत है। हम जबरन अपनी इच्छा उन पर नहीं थोपना चाहते। अपने अकाउंट से पैसे निकालकर जब निहारिका ने सिलाई केंद्र की स्थापना की, तब चंदाबाई ने भी अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा अंश निहारिका के हाथ पर धर रुधे कंठ से कहा था, मेरी भी तेरी सी एक बेटी थी निहारिका, इस दलदल से निकल भागने को आतुर थी। पगली, मरकर वह तो आज़ाद हो गई, अब तेरे हाथ उसकी साध पूरी होगी बेटी। चंदा जी, ये केंद्र हम उसी के नाम से खोलेंगे। क्या नाम था उसका? किरण। बस आज से हमारे इस केंद्र का नाम किरण सिलाई बुनाई केंद्र होगा। यही सबका मार्गदर्शक होगा। एक दिन केंद्र की लड़की माला ने बताया था, उस नए घर में एक लड़की को जबरदस्ती बंद करके रखा गया है। आप उसकी सहायता करें दीदी जी, भले घर की लड़की लगती है, बेचारी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। पुलिस के एक इंस्पेक्टर और चंदाबाई के साथ निहारिका ने उस घर का दरवाज़ा जबरन खुलवाया था। दरवाज़ा खुलते ही सामने का दृश्य देख निहारिका स्तब्ध रह गई थी। सामने ही जय 2-4 दोस्तों के साथ बैठ मदिरा पान कर रहा था। कमरे के बीच में एक जवान लड़की अपने आप में सिमटी बैठी, शायद रो रही थी। निहारिका को देखते ही किसी ने अश्लील वाक्य उछाला था। जय पारुल को वहाँ देख जय निहारिका को वहाँ देख चौंक गया। तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्यों भाई, पहले से पहचान है? हमसे नहीं मिलवाओगे यार? शट अप। निहारिका का हाथ पकड़ उसे जबरन खींचता जय कमरा छोड़ बाहर आ गया था। चकित इंस्पेक्टर के आगे बढ़ने की कोशिश पर वह दहाड़ उठा। खबरदार, ये मेरी बीवी है। इंस्पेक्टर, आप प्लीज़ अंदर जाकर उस लड़की को छुड़ा लीजिए और सबको अरेस्ट कर लीजिए। निहारिका की बात पर जय तमतमा गया था। क्या मेरे दोस्तों को अरेस्ट कराएगी? तेरी ये मजाल? पीछे मुड़ इंस्पेक्टर से कहा था। याद रखो इंस्पेक्टर, तुम उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। उनमें से एक एसपी का बेटा है। आगे तुम अपनी नौकरी की खैर मनाओ, समझे? इस बेवकूफ़ औरत की बात पर नौकरी तो नहीं खोना चाहोगे ना? निहारिका का हाथ दृढ़ता से पकड़ लगभग उसे घसीटता जय दहाड़ रहा था। घर पहुंच जोर से अपनी माँ को आवाज़ दी थी, ये लो माँ, तुम्हारे घर की इज्जत बाजार में बिकने से बचा लाया हूँ। क्या हुआ बेटा? निहारिका, तू तो यूनिवर्सिटी गई थी ना? यूनिवर्सिटी? वाह, माँ को बहलाने का इससे अच्छा बहाना भी कोई हो सकता है? मैंने मना किया था ना पाँव बाहर निकालने को। जानती हो माँ, मैं इसे जिस मोहल्ले से उठाकर लाया हूँ, वहाँ शरीफ घर की बहू बेटियाँ नजरें भी उठाकर नहीं देख सकती, पर शरीफ घर के लड़के वहाँ घर का सम्मान दांव पर लगा सकते हैं। निहारिका के स्वर में घृणा बोल रही थी। हाँ, बड़े घर के लड़कों की मर्दानगी की यही पहचान है, समझी? अब इस घर में इसे एक पल को भी रखना पाप है। माँ, तुम इसे जहाँ से लाई हो वहीं पटक आओ। मुझे अपनी इज्जत की चिंता है। अजीत भैया सुनकर सिर धुनने लगे थे। अम्मा जी चित्कार कर उठी थी, हाय राम, इस बेशर्म लड़की ने हमें कहीं का ना रखा। सुजाता भाभी हैरान रह गई। शांत सुस्थिर स्वर में पूछा था,
तू वहाँ किस लिए गई थी निहारिका? मैं जानती हूँ कि तू किसी अच्छे काम से ही गई होगी बेटी। माँ, भाभी के सीने से चिपट रोती निहारिका ने सारी कहानी कह सुनाई थी। एक पल मौन रह भाभी ने पूछा था, इतनी बड़ी योजना पर तू अकेले ही काम करने चल पड़ी निहारिका? मुझसे कहा होता, मैं चलती तेरे साथ। अब इस लड़की का इस घर में रहना नहीं हो सकता सुजाता बहू। अम्मा जी की चेतावनी पर अजीत भैया का मौन उनकी सहमति ही थी। अगर यह नहीं रह सकती तो मुझे भी यह घर छोड़ने की अनुमति दे अम्मा जी। पागल हो गई हो बहू? पति, परिवार, एक बेटी के लिए छोड़ दोगी? मेरा पति परिवार भी तो एक बेसहारा लड़की का परित्याग कर रहा है अम्मा जी। नहीं माँ, ये घर तुम्हारा है, तुम इसे मेरे वजह से नहीं छोड़ सकती। मैं विश्वास दिलाती हूँ, इस कलंक के स्थान पर सम्मान के तिलक के साथ ही वापस आऊंगी। पर तू कहाँ जाएगी निहारिका? अपने घर माँ, उनके पास जिन्हें मेरी सच्ची ज़रूरत है। कहाँ है तेरा घर? तेरे घर वाले तो तुझे यहाँ डाल गए हैं बेटी। वे मेरे घर वाले नहीं थे माँ। एक दिन जरूर तुम्हें अपने घर बुलाऊंगी माँ। आओगी ना? निहारिका ने फिर देर नहीं की थी। उल्टे पांव उसी मोहल्ले में स्थित अपने सिलाई केंद्र में जा शरण ली थी। तुम यहाँ हमारे बीच रह सकोगी बेटी? चंदाबाई ने दुखी हो उठी थी। क्यों नहीं चंदाबाई, क्या तुम मुझे अपनी बेटी नहीं मानती? मेरी बेटी? तू तो हमारी माँ है जिसने हमें रास्ता दिखाया है। सब सुनकर रमाकांत सर हैरान रह गए। तुमने अपने पति या उसके परिवार वालों से अपनी कार्य योजना न बताकर गलती की थी निहारिका। मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम सिर्फ अपने दम पर इतनी बड़ी योजना ले रही थी। चलो, मैं तुम्हारे ससुराल वालों को सारी सच्चाई बता दूँ, वे मेरा जरूर विश्वास करेंगे। मानती हूँ ये मेरी गलती थी, पर सच्चाई जान मुझे इस योजना पर कार्य करने की अनुमति कभी न दी जाती। सर, रही बात आपके प्रति उनके विश्वास की, तो जिस घर में पति और पत्नी के बीच विश्वास न हो वहाँ कुछ भी कहना सुनना व्यर्थ है। फिर भी मैं तुम्हें सलाह दूंगा, तुम उनसे माफ़ी मांग लो। किससे माफ़ी मांगूं? उन माता पिता से जिन्होंने मेरे सारे सपने निर्ममता से तोड़ डाले, या उनसे जिसने मुझे सिर्फ शरीर समझ मनचाहा उपभोग किया? नहीं सर, नहीं। आप नहीं जानते, बचपन से मैंने सपना देखा था मैं डॉक्टर बनकर दूसरों की तकलीफ हर रही हूँ। वो सपना मेरे जन्मदाता पिता ने भंग किया। आपने यह योजना दे कुछ अर्थों में आपने यह योजना दे कुछ अर्थों में मेरे उसी सपने को पुनर्जीवित किया था। उन मानसिक शारीरिक रूप से शोषित स्त्रियों को नया जीवन देना कुछ वैसा ही लगा था जैसे मैं सचमुच मनोचिकित्सक बन उनके तकलीफ दूर कर सकती हूँ। अब आप मेरे इस सपने के साथ मुझे जीने दें। सर, अब मेरा वापस जाना नामुमकिन है। निहारिका हाफ सी उठी थी। ठीक है, मुझे कुछ प्रोजेक्ट के लिए सरकार से पैसा मिलता है, मैं वह धनराशि तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए दे रहा हूँ। तुम्हारा सपना साकार हो, यही मेरा आशीर्वाद है। निहारिका, तुम्हारी हर मदद के लिए मैं ही नहीं, पूरा विभाग तुम्हारे साथ है। मुझे विश्वास है एक दिन तुम अपना खोया सब कुछ पा सकोगी। निहारिका झुककर उनके चरण छू निहारिका ने कृतज्ञता व्यक्त की थी। हॉस्टल में रहना निहारिका ने स्वीकार नहीं किया था। उन शोषित समाज द्वारा प्रताड़ित स्त्रियों की परेशानियां उनके पास रहकर ही जानी जा सकती थी। निहारिका ने उसी गली के नुक्कड़ पर एक छोटा सा कमरा ले रहना शुरू कर दिया। पहला दिन ही निहारिका के लिए चुनौती बन गया था। रात में किसी शराबी ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया था। पास सोई चंदाबाई और रानू ने उस खतरे को किसी तरह टाला था। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है दीदी, लोग गलत समझ सकते हैं। रानू परेशान थी। मुझे किसी की चिंता नहीं रानू, मैं अपने को पहचानती हूँ, यही सही है। उस गली के ग्राहकों ने निहारिका के विरुद्ध मोर्चाबंदी की थी। उसके विरुद्ध अश्लील नारेबाजी की गई। शहर के कुछ अमीर लोगों को विरोधियों को अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग प्राप्त था। कई रातें निहारिका ने दहशत में बिताई। सब जानकर विभाग के लड़कों ने जाकर चेतावनी दी थी, अगर इन्हें परेशान किया गया तो हम गली के एक एक घर को जला डालेंगे। हमारी शक्ति से टक्कर लेने की हिम्मत ना करें। निहारिका ने उन उत्साही युवकों को हिंसा करने से रोक गली वालों का विश्वास जीत लिया था। शांत सधी आवाज़ में उसने कहा था, इन
औरतों की जगह अपनी माँ बहन को देखिए, तब आप इनकी तकलीफ समझेंगे। मैं जबरन किसी को अपने साथ नहीं लाना चाहती। जो खुद से अपना रास्ता बदलना चाहे उनका स्वागत है। मेरे साथ जीवन फूलों की सैया नहीं, कांटों की राह मिलेगी। निहारिका की मेहनत रंग लाई। अपने खाली समय में वह उन लड़कियों और औरतों के साथ उनकी काउंसलिंग करती, उन्हें उस जीवन की भय से परिचित करा, सद्मार्ग की राह दिखाती। पत्रकारों तक निहारिका की तपस्या की कहानी पहुंच गई थी। अखबारों में निहारिका के त्याग और सेवा की कहानियां छपने लगी। सरकारी महकमे भी सावधान हो गए। स्वयं मुख्यमंत्री ने एक इमारत उन औरतों के पुनर्वास के नाम पर दिया। काफी यश कमा लिया। निहारिका के अंदर की कर्मठ चिकित्सिका जाग उठी थी। हैंडीक्राफ्ट सेंटर में बनी सुंदर वस्तुएं उसकी कलात्मक अभिरुचि के परिचायक थी। अब तो शहर के सम्मानित नागरिक एम्प्लिक वर्क के बेड कवर्स, कुशन कवर्स, साड़ियाँ लेने आने लगे थे। समाजशास्त्र की डिग्री निहारिका ने विशेष सम्मान के साथ प्राप्त की थी। उसकी थीसिस विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई। रमाकांत सर ने स्नेह से पूछा था, तुम हमारे विभाग में लेक्चरर बनना चाहोगी निहारिका? नहीं सर, मैं जहाँ हूँ वही जगह मेरे लिए ठीक है। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। अभी तुम्हारी नई योजना क्या है निहारिका? रमाकांत सर ने मजाक के साथ पूछा था। एक सांस्कृतिक कला केंद्र की स्थापना करनी है, जहाँ हर वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लड़कियों को नृत्य गायन की शिक्षा दी जाएगी। आप नहीं जानते सर, इन लड़कियों में कितनी प्रतिभा है। अगर उन्हें मौका मिलता वे प्रसिद्ध गायिका व नर्तकी बन सकती थी। तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे तुम पर विश्वास है निहारिका। 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री द्वारा निहारिका को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। निहारिका ने माँ को पत्र लिख बुलाया था। तुम्हारी बेटी अपनी राह पा गई है माँ। मेरे मन मस्तक पर सम्मान का तिलक लगता देखने तुम्हें आना है माँ। आओगी ना? मुख्यमंत्री से सम्मान पाती निहारिका को देखती सुजाता की आंखों से खुशी और गर्व के आंसू आ गए थे। निहारिका को अपनी ओर आता देख अजीत भैया संकुचित हो उठे। मुझे माफ कर सकोगी बेटी? मुझे आशीर्वाद दे पापा, अपनी तपस्या में मैं सफल हो सकूं। निहारिका के झुके मस्तक पर अजीत भैया का आशीष देता हुआ हाथ हौले से जाकर रुक गया। मानो उसे आशीर्वाद देते भी वह संकुचित थे। दूर खड़े महेंद्र ठाकुर और उनकी पत्नी की ओर बढ़ निहारिका ने उनका अभिवादन किया। मुझे आपके बेटे के आकस्मिक निधन पर दुख है। सासू जी बिलख उठी। वो अपने कर्मों का फल भोग चला गया बेटी। मैंने हीरा पहचानने में गलती की थी। निहारिका वो अपने ही कर्मों का शिकार बन गया। निहारिका का दिल उस अभागन माँ के प्रति करुणा से भर गया। हमें माफ़ करो बेटी, अब अपने घर चलो। महेंद्र ठाकुर ने थोड़ा ठहर कर कहा, मैं तो अपने ही घर में हूँ पिताजी। आपका मेरे घर में सदैव स्वागत है। अब पराए घर जाने की चाह बाकी नहीं है। धीमे से मुड़कर निहारिका अपने घर की ओर चल दी। सब उसे सम्मान भरी नज़रों से देखते रह गए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।